हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो जब डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ की बात करेंगे तो दो चीज़ों के बारे में और बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है आपस में रिलेट करेंगे और उसके बाद बात करेंगे कंडक्टिविटी क्या होता है। फिर फर्दर हम लोग बात करेंगे कि भाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच क्या रिलेशन होता है या करंट डेंसिटी के बीच क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं कि डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ यानी ओम्स लॉ को कैसे ड्राइव किया जा सकता है। तो डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, और एक और चीज के बारे में बात करेंगे कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या जिसको आप रेजिस्टेंस कह सकते हैं, कंडक्टिविटी सिग्मा, और इसके अलावा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मान लेते हैं, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि हम लोग कोई एक मेटालिक वायर है, क्या है, कोई एक मेटालिक वायर है जिसका लेंथ हम लोग क्या मान लेते हैं, जिसका लेंथ क्या हो, ओके। तो जिसका लेंथ हम लोगों ने मान लिया L है, मेटालिक वायर है जिसका लेंथ क्या है, L है। हमने कहा इसका एरिया क्या है, A है। तो मेटालिक वायर का लेंथ क्या है, A है, सॉरी लेंथ L है, एरिया कितना है, A है। इसके अक्रॉस हमने क्या काम किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। इसके अक्रॉस क्या काम किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या कर जाएगा, एक्सिलरेट हो जाएगा। तो जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, जो इलेक्ट्रॉन E है जिसका मास m है वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, एक्सिलरेट करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा। वो फोर्स क्या कहलाएगा, फोर्स बराबर कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सिलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए A बराबर कितना हो जाएगा, F अपॉन m हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्म में कितना होता है, Q इंटू E होता है। ओके, देयरफॉर Q बराबर कितना है, इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, तो हम लोग F बराबर क्या लिख सकते हैं, E और कैपिटल E। हेंस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस E अपॉन m हो जाएगा। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस E इज इक्वल टू कितना होता है, V अपॉन L होता है। देयरफॉर एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइन एज E V अपॉन ML। ओके, तो जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड हुआ उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन हुआ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वजह से वो कितना हो जाएगा, A बराबर EV अपॉन ML हो जाएगा। ठीक है, बट एक चीज और हम कंडक्टर के बारे में जानते हैं, कंडक्टर में जो होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स Vd बराबर कितना हो जाएगा, A टाउ हो जाएगा। ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन है नीचे लिंक में डाल देता हूं मैं, आप देख लीजिएगा वहां से। तो Vd बराबर कितना हो जाएगा, A टाउ हो जाएगा। बट इसके अलावा एक और रिलेशन जानते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये भी ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं, इसलिए इसका भी डायरेक्ट रिलेशन लिख देंगे। तो I बराबर कितना होता है, NEA
वी डी, हेंस वी डी बराबर कितना हो जाएगा, आई अपॉन एन ई ए। ये हो जाएगा इक्वेशन 4। तो देखा जाए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों क्या कैरी कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैरी कर रहे हैं। ड्यू टू दैट वी कैन इक्वेट इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक, तो यहां से हम लोगों को करंट मिल जाएगा। अल्टीमेटली हम लोगों को V बराबर आई आर ही प्रूव करना है। तो ये मैं उधर वाला मिटा देता हूं। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 3 एंड 4, सो फ्रॉम 3 एंड 4 हम लोगों को क्या मिल जाएगा, देखो यहां पर मिल जाएगा ए टाउ बराबर आई अपॉन एन ई ए मिल जाएगा। ठीक है, अब वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 और 5, तो फ्रॉम 1 एंड 5 देखो v यहां से मिल जाएगा और i यहां से हो जाएगा, तो v बराबर आई आर की कंडीशन अब हम लोगों को मिलने वाली है। तो हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5 a की वैल्यू कितनी है, ई वी टाउ अपॉन एम एल बराबर आई अपॉन एन ई ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखो यहां से सिर्फ v रहने देता हूं, v बराबर कितना हो जाएगा, बाकी सारी कंडीशन इधर ले आता हूं मैं, तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, एम एल डिवाइडेड बाई एन, और ये इधर आ जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा, ए हो जाएगा, टाउ हो जाएगा और इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, इधर वाली सारी कंडीशन अब मैं मिटा रहा हूं। अब देखो इक्वेशन अगर 6 को ध्यान से आप देखेंगे, इक्वेशन 6 को अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें जो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, फिक्स्ड है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या है, फिक्स्ड है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फिक्स्ड है। क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स्ड है। रिलैक्सेशन टाइम फिक्स्ड है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फिक्स्ड है। एल फिक्स्ड है। ठीक है, तो हमने कहा कि वेरिएबल क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो इन इक्वेशन 6 वी कैन से दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो V बराबर कितना मिल जाएगा, आई आर मिल गया। दिस इज नोन एज ओम्स लॉ। ये क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज ओम्स लॉ। ओके, लेकिन अब कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं कि यहां पर हम लोगों ने देखो क्या कहा, हमने कहा V बराबर आई आर जरूर मिला, बट ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म है, ये क्या डिनोट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। वेयर आर की वैल्यू कितनी है, एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। इसका मतलब ये हो गया जितना ज्यादा वायर का लेंथ होगा, अभी तो मिटा दिया, लेकिन जितना ज्यादा वायर का लेंथ होगा, ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ द करंट उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा। जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, यानी रिलैक्सेशन टाइम जितना ज्यादा होगा, जितनी से जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा, रेजिस्टेंस उतना कम हो जाएगा। जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहां पर क्या पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज वेल एज resistance is directly proportional to length of the electron. Whenever resistance is inversely proportional to the number of the electrons, resistance is inversely proportional to the charge of the electron, resistance is inversely proportional to the cross sectional area of the wire, resistance is inversely proportional to the relaxation time. ठीक है, तो ये तो हमारे लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई। बट
वी नो दैट कि रेजिस्टेंस जो होता है वो अभी सिर्फ कुछ और चीजों पर डिपेंडेंट होगा। जैसे यहां पर हम लोग देखें तो एल वैरी करा सकते हैं, ए वैरी करा सकते हैं, बट ये जो टर्म है कंडक्टर के लिए ये फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कंडक्टर हमारे लिए क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। तो अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए है। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना है, रो एल अपॉन ए। रो इज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो इधर वाला फिर से मैं मिटा रहा हूं, उतना सब साथ में लिखते हुए चलिए। तो देखो यहां पर हम लोगों को क्या मिल गया, पहले तो हम लोगों ने कहा रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, बट उसके बाद क्या क्या, नहीं रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, रेजिस्टेंस तो वेरी कर सकता है। अगर लेंथ ऑफ द वायर आप बढ़ा दीजिए या क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि वायर की थिकनेस इंक्रीज कर दो या उसे और थिन कर दो, तो थिन या थिक करने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू घट या बढ़ जाएगी। लेकिन हमने कहा कि जब R इज इक्वल टू रो अपॉन एल मिला तो रो बराबर कितना मिल जाएगा, रो की जो वैल्यू है वो हमारे पास देखो यहां से मिलकर आ रही है, रो बराबर मिल जाएगा m n e स्क्वायर टो, n e स्क्वायर टाउ। ठीक है, वेयर रो इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नो, रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है विच इज कांस्टेंट, which is constant for particular material, for particular material। इसका क्या मतलब हुआ कि देखो जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया की वजह से वेरी कर सकता है, मगर जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो जैसे हम लोग क्या करें, सिल्वर ले लें। ठीक है, तो सिल्वर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा उतने ही फ्री होंगे। ठीक है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेम फ्री होंगे। तो अब यहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन की मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास तो वैरी नहीं हो सकता है ना, वो तो सेम हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन का मास वैरी नहीं कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में सेम है, तो इसका मतलब ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस हम लोग सिल्वर के बजाय गोल्ड ना ले लें। तो गोल्ड जब लेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, फिर से वेरी कर जाएंगे। तो इसका मतलब कि लेंथ कितना भी ज्यादा आप ले लीजिए लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल विल बी कांस्टेंट। तो जब आपने कोई एक कंडक्टिंग मटेरियल लिया, अगर सिल्वर लिया तो सिल्वर का क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट। गोल्ड लिया तो गोल्ड के लिए कांस्टेंट, आयरन लिया तो आयरन के लिए कांस्टेंट, निकल लिया तो निकल के लिए कांस्टेंट फिक्स्ड, कोबाल्ट लिया तो कोबाल्ट के लिए फिक्स्ड। यानी कि हर एक मटेरियल का एक फिक्स्ड वैल्यू होगा और वो फिक्स्ड वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को कुछ रिलेशन मिल गया। अब इसके अलावा मैंने और कुछ रिलेशन लिखा था। मैंने क्या लिखा था, V बराबर आई आर। ठीक है, तो V बराबर आई आर के लिए हम लोगों को क्या मिल जाएगा, कौन सा इक्वेशन था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहा। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 6 क्या था हमारे पास, V बराबर आई और R की वैल्यू कितनी थी, m l n e स्क्वायर a टाउ। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, V बराबर I और यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, देखो L अपॉन A और इंटू क्या लिख सकता हूं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिख सकता हूं। ठीक है, ये एक रिलेशन लिख सकता हूं। तो मैंने कहा इफ इस वाले कंडीशन में अगर देख लेते हैं, इस वाले कंडीशन में मान लो कि जो लेंथ है वो 1 मीटर हो जाए और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो R बराबर कितना मिल जाएगा, रो मिल जाएगा इफ L बराबर 1 मीटर और A बराबर कितना हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर। तो एक और रिलेशन मैंने निकाल के दे दिया है आपको कि
V बराबर कितना मिल जाएगा, I अपॉन ए एल ए। लेकिन इतना लिख लीजिए पहले, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7, ठीक है। तो इसके बराबर जो मिला है ये वैल्यू मिली है, तो इतना लिख लीजिए। ओके, मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा और, बस 2-4 लाइन और बचा हुआ है। तो देखो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वेशन 7 जो है V अपॉन एल लिख सकता हूं। V अपॉन एल बराबर क्या हो जाएगा, I अपॉन ए इंटू रो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो V अपॉन एल किसको डिनोट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट कर रहा है। तो V अपॉन एल इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जबकि करंट फ्लोइंग टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया और करंट फ्लोइंग टू द एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। तो I अपॉन ए को मैं क्या लिख सकता हूं, करंट डेंसिटी लिख सकता हूं, ठीक है। Therefore E बराबर कितना हो जाएगा, J रो हो जाएगा। हेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, E अपॉन J हो जाएगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को मैंने 2 टर्म में लिख दिया। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को एक मैंने क्या कहा कि रो की वैल्यू समथिंग थी, रो की वैल्यू कितनी थी, ये थी m अपॉन एन ई स्क्वायर टो। लेकिन यहां पर देखा जाए तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एक और रिलेशन निकाला, वहां पर मैंने कहा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द करंट डेंसिटी, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, इलेक्ट्रिक करंट उतना ही कम फ्लो करेगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन से दैट जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके है, करंट डेंसिटी। यानी कि करंट डेंसिटी जितना ज्यादा होता चला जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उतना कम होता चला जाएगा, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जितना कम होता चला जाएगा, हमारे लिए इलेक्ट्रिक करंट उतना ही ज्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अलावा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की एक वैल्यू ये भी मिली है। इसके अलावा हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए एक रिलेशन ये मिला। इवन वी हैव गॉट मैनी इक्वेशंस, बट हम लोगों को एक जो रिलेशन हम लोगों को प्रूव करना था, V बराबर आई आर मिला था, तो R की एक वैल्यू मिल गई थी, ठीक, जो कि ये थी, ये किसके बराबर था, R के बराबर था। और इस R में हम लोगों ने क्या कहा कि R बराबर कितना होता है, रो L अपॉन ए होता है, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन एक ही लाइन से आपको आ जाएंगी जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स जब अप्लाई होगा इलेक्ट्रॉन पर, तो एक्सेलरेशन जो एक्सपीरियंस होगा उसकी वैल्यू निकालेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इक्वेट करेंगे, और फिर सारी वैल्यू फर्दर आपके लिए आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के अलावा क्या कैलकुलेट कर चुके हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, ठीक। तो उसके बाद मैंने क्या कहा था, एक और टॉपिक जो कि कहलाता है कंडक्टिविटी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसको डिनोट जो करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन रो हो जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं R इज इक्वल टू कितना होता है, रो L अपॉन ए होता है। देयरफॉर रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R A अपॉन L हो जाएगा। हेंस कंडक्टिविटी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, L अपॉन R A हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया
यूनिट एरिया, मतलब L बराबर 1 मीटर हो जाए और A बराबर कितना हो जाए 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा 1/r हो जाएगा। तो ये लिए हमारे लिए क्या हो गया, कंडक्टिविटी हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल जितना ज्यादा होगा, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ये मैंने अभी लिख रखा है इसलिए क्योंकि अभी हम लोग थोड़ी सी एक और चीज के बारे में बात करने वाले हैं, तो इतना लिख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो नेक्स्ट कंडीशन 2 लाइन की और बची हुई है जो कि है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो देखो ये वाला जो था इक्वेशन 6 था, तो हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 6 V इज इक्वल टू कितना था I/mL अपॉन NE² A टाउ था। ठीक है, तो मैं V/L इधर लिख सकता हूं, तो V/L बराबर कितना मिल जाएगा मुझे, I/A मिल गया और ये मुझे मिल जाएगा M/NE² टाउ। तो V/L किसको डिनोट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट कर रहा है, तो ये हो गया E। V/L किसको डिनोट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। I/A किसको डिनोट कर रहा है, करंट डेंसिटी को। ठीक है, तो E/ ये क्या हो जाएगा, J हो जाएगा, और ये वाला रिलेशन हमारे लिए क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। तो रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E/J हो जाएगा। रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E/J हो जाएगा। या मैं इसको इधर ले आऊं तो मैं क्या कह सकता हूं कि J इज इक्वल टू E/रो हो जाएगा। एंड वी नो दैट, अभी थोड़ी देर पहले बताया है, 1/रो बराबर कितना होता है, सिग्मा होता है। हेंस J इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा E हो जाएगा। ओके, तो इन वेक्टर फॉर्म J वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा कांस्टेंट है, E वेक्टर हो जाएगा। तो J वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा E वेक्टर हो जाएगा। एंड दिस रिलेशन इज नोन एज ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो करंट है V इज इक्वल टू IR में, इलेक्ट्रिक करंट तो हमारे लिए क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो उसको आप वेक्टर में नहीं लिखने जाएंगे, इसलिए करंट डेंसिटी को आप वेक्टर में लिखेंगे। हेंस हियर वी कैन से दैट J वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द E वेक्टर। So according to Ohm's law in vector form, we can say that electric current या current density is directly proportional to the electric field intensity. ठीक है, so direction of the electric field intensity will be the direction of the current density. ठीक है, और डायरेक्शन अगर आपको निकालना है तो we know that J is equal to कितना होता है, I/A होता है। तो यहां से आप डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट भी बता सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे लिए हो गया रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहां पर एक चीज आप देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा हो जाएगा उतना ही ज्यादा यहां पर क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी हो जाएगा। ठीक, अगर यहां पर करंट डेंसिटी फिक्स करके चलते हैं तो अलग वैल्यू हो जाएगी, तो अलग वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि देखो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं एक रिलेशन वहां पर जब ओम्स लॉ, तो दोनों चीजों को आपको मिक्स करने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होगा, जब आप दोनों वेरी करा रहे हैं तो E/J क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट मिल जाएगा, और वो कांस्टेंट किसके हो जाएगा, सिग्मा के बराबर हो जाएगा। बट कई बार ऐसा हो सकता है कि आप एक फिक्स कर लीजिए, सिर्फ एक को वेरी कराइए। ठीक है, तो इस कंडक्टिविटी की वैल्यू अलग हो जाएगी। तो यहां पर कई सारी चीजें आपको एक साथ मिक्स करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ओम्स लॉ का डेरिवेशन जो था, वहां पर हम लोगों को ओम्स लॉ मिला था जो कि क्या कह रहा था कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, इलेक्ट्रिक करंट उतना ही कम होगा।
ठीक है, जहां पर वहीं पर मिला था कि जो भी हमको ज्यादा यानी कि आर के फॉर्म में देखा जाए, तो ये दोनों कंडीशन हो जाएंगी। तो ये कंडीशन क्या डिफाइन कर रही है, सिग्मा बराबर जे अपॉन ई। तो देखो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं कि करंट इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही गुड कंडक्टर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही बैड कंडक्टर होगा। ठीक, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसके अलावा अगर ये कांस्टेंट रख देते हैं आप तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ओके, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।